अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम मेहर बुखारी के साथ और मैं हूं आपके साथ अनम अहमद। नाज़रीन, DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी भी किस्म की सियासी डील, सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में खिंचाव और शख्सियात के खिलाफ चलने वाली मुहिम पर होने वाली कयास आराइयों की मुकम्मल तरदीद की है और दो टोक अल्फाज में TV चैनल्स पर होने वाले तमाम तर तबसरों को बेबुनियाद करार दिया है। उन्होंने कहा कि अगर कोई डील की बात कर रहा है तो उससे पूछें, तफसीलात भी बताए, इनके पास सबूत क्या हैं, कौन डील कर रहा है, क्या मुहर्रिकात हैं, हकीकत क्या है। हकीकत ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब स्पेकुलेशंस हैं, कयास आ रही हैं, जिनमें से जिसको मैं बेसलेस स्पेकुलेशन कहूँगा। अगर कोई इस तरह की बात कर रहा है डील की या कोई इस तरह की बात करता है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि उन्हीं से सवाल करें कि कौन कर रहा है डील, क्या है उसके मुहर्रिकात क्या हैं, उसकी ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और अगर कोई ऐसी बात करता है तो मैं आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूँगा कि उसकी डिटेल भी उनसे ज़रूर मांगें। और सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं है। शाम को TV प्रोग्राम में बातें होती हैं, इस्टेब्लिशमेंट ने ये कर दिया, वो कर दिया। गुजारिश है कि इस्टेब्लिशमेंट को इस बहस से बाहर रखें। एक सवाल के जवाब में DG ISPR ने कहा कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत से मुताल्लिक कयास आराई भी नहीं की जाए। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि हम इदारों और कुछ अरसे से पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों और शख्सियात के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है। हम ऐसी तमाम तर सरगर्मियों के हवाले से आगाह हैं, बल्कि इनके लिंक्स को भी जानते हैं जो बैरून मुल्क बैठे ये कर रहे हैं। कुछ अरसे से पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है, जिसका बुनियादी मकसद हुकूमत, अवाम, इदारों और अफवाज पाकिस्तान के दरमियान खलीज पैदा करना है, इदारों पर अवाम के एतमाद को ठेस पहुँचाना। हम ऐसी तमाम सरगर्मियों के हवाले से न सिर्फ आगाह हैं बल्कि उनके मुख्तलिफ लिंकेजेस से भी वाकिफ़ हैं। पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर बैठे वो लोग जो हाफ ट्रूथ्स, फेक न्यूज़ और मन घड़त झूठे प्रोपेगेंडे से इदारों और शख्सियात को निशाना बनाकर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिशों में हमतन मसरूफ़ हैं। ये लोग पहले भी नाकाम हुए थे और आइंदा भी नाकाम होंगे इंशाअल्लाह। चंद दिन कबल मियाँ साहब के बेसाख्ता वतन वापसी के ऐलान ने सियासी मंजरनामे को एक नई ही जहत दी है। तमाम तर सियासी तज्जियों का हासिल वसूल ये था कि मियाँ साहब किसी सियासी डील के नतीजे में मुल्क वापस लौट रहे हैं। बल्दियाती इंतखाबात में तहरीक इंसाफ को होने वाली शिकस्त ने इन खबरों को मजीद हवा दी। मौलाना साहब काफी मुतमईन नजर आए कि अब हवाओं का रुख बदल रहा है। सियासी डील किसी मंजरनामे पर असरअंदाज अब तक नहीं हुई। अलबत्ता तहरीक इंसाफ ने के खिलाफ शुरू होने वाला फॉरेन फंडिंग का केस अपने अंजाम की तरफ बढ़ रहा है। गुज़श्ता रोज इलेक्शन कमीशन में होने वाली पब्लिक समात में स्क्रूटनी रिपोर्ट की ने कई राज अफशा किए हैं। गो के तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन से बारहा इस्तदा की स्क्रूटनी रिपोर्ट को पब्लिक न किया जाए, मगर आज वजीर आजम इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से फंडिंग की जांच पड़ताल का खैर मकदम किया और बजरिया ट्वीट लिखा कि हमारे अकाउंट्स की जितनी ज्यादा जांच पड़ताल की जाएगी, कौम के लिए उतने ही हकायक की वजाहत सामने आएगी। उनका मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की फंडिंग पर इलेक्शन कमीशन की इसी तरह की जांच पड़ताल का मुंतजिर हूं, जिसके नतीजे में कौम को सियासी फंड रेजिंग और सरमायादारों के मफादात और एहसासात के बदले पैसे की भत्ताखोरी के दरमियान फर्क देखने को मिलेगा। जबकि अपोजिशन स्क्रूटनी रिपोर्ट को सियासी मंजरनामे की तब्दीली से ताबीर कर रही है। शहबाज शरीफ का कहना है कि ये रिपोर्ट इमरान खान पर संगीन फर्द जुर्म है। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि कौम को बताया जाए मगरिब और मशरिक के किन अफराद और किन तंजीमों ने PTI को माली मदद देकर कौन कौन से मकासद हासिल किए। आपने कितने अकाउंट छुपाए हैं वो हिसाब दिखाया जाएगा। सारे सियासतदानों की करप्शन को इकट्ठा करके इमरान खान की करप्शन के 10वें 20वें हिस्से तक भी नहीं पहुंच सकती। PTI के दफ्तर के 4 मुलाजमीन को ये इख्तियार दिया गया कि वो अपने पर्सनल अकाउंट्स में पैसे ले सकें, कि जो डोनेशंस लोग PTI को देंगे, इन 4 मुलाजमीन को PTI ने इख्तियार दिया कि इनके पर्सनल अकाउंट में पैसे आ सकें।
और अदालतें वजीर आजम को मुख्तलिफ मुकदमात में नोटिस जारी कर रही हैं। इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक चार्जशीट बना चुका है। अपोजिशन एस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदारी से मुतमईन नजर आती है। सियासी बुलावों की पेशगोई क्यों हो रही है? क्या फॉरेन फंडिंग केस तहरीक इंसाफ के लिए पैनामा केस साबित हो सकता है? इसी पर आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं राना तनवीर मुस्लिम लीग नून से और सदाकत अब्बासी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। राना तनवीर साहब, सबसे पहले आप बताइएगा कि DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने आज अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि किसी किस्म की कोई डील नहीं हुई। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के माबैन खिंचाव और शख्सियात के खिलाफ चलने वाली मुहिम पर भी होने वाली कयास आराइयों की उन्होंने मुकम्मल तरदीद की है। क्या समझते हैं आप? देखिए जो आपने बात की है पहले डील वाली, तो मेरा हाल तसलसल के साथ मैं पिछले दिनों में जितने भी काफ़ी हफ्तों से जब से ये बात चली है टीवी प्रोग्राम में बारहा कह चुका हूँ कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ये बेसलेस चीज़ है। डील हम बिल्कुल डील पे यकीन नहीं रखते, ना कोई डील हम कर रहे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब ने जिस प्रोग्राम पे जदोजहद की है वो प्रोग्राम आपके सामने है कि जो सिविलियन सुप्रीमेसी की बात हम करते थे या वोट को इज्जत दो की बात करते थे, इन और कानून की पासदारी की बात करते थे या एक साफ शफाफ इलेक्शन की बात करते थे हमारी पार्टी, और उसके लिए हमने बड़ी तकलीफ बर्दाश्त की। हमने अपनी हुकूमत जो थी एक लेजिटिमेट हुकूमत, एक लेजिटिमेट प्राइम मिनिस्टर जो था तीसरी दफ़ा का प्राइम मिनिस्टर, वो भी उसको भी डिस्क्वालीफाई किया गया एक फजूल से बेसलेस एक इशू बना के हुकामा का, और लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन हुई जो जिसकी अभी भी बाज़गश्त कानूनी जो एक दायरा है या एक हल्का है उसमें ये ज़ेर बहस चीज़ है कि ये किस तरह हो सकता है कि लाइफ डिस्क्वालीफाई किया जाए एक हुकामा पे, जो एक फजूल एक छोटा सा इशू था और बेसलेस था जिसमें कोई इतना लीगल कोई चीज़ नहीं थी। तो उसको उस पर वो भी प्राइम मिनिस्टरशिप भी मियां नवाज शरीफ की उस सिलसिले में गई उस सोच की वजह से कि जो उन्होंने एक सोच अख्तियार की थी या नज़रिया एक था उनका। तो ये तो मैं बार बार कह चुका हूँ, मैंने रात भी कहा है कि कोई ऐसी डील नहीं है। हम क्यों डील करेंगे? हम तो एक जदोजहद कर रहे हैं एक नज़रिए पे, एक सोच पे जो मैंने अभी बताया है, तो उसको उस पर अमलदारी के लिए एक रास्ता हमें यही है कि पाकिस्तान को आगे लेके चलने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ कानून और आइन की पासदारी है और एक साफ शफाफ इलेक्शन है, और जो भी पार्टी जेन्युइनली जीते, जिसको वोट लोग दें, जिसको मैंडेट लोगों का मिले, वो आगे हुकूमत बनाए। हमारा तो इशू यही है कि ये एक रिग्ड इलेक्शन के ये सिलेक्टेड लोग हैं, और वही अशर हुआ जो एक सिलेक्टेड लोगों का होता है जो एक डिलीवर नहीं कर सके। इनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज पाकिस्तान को और पाकिस्तानी अवाम के लिए एक वबाल जान बन गई है। तो मैं समझता हूँ ये सारी चीज़ जो बात हो रही है आज DGISPR की बातों से आपने शुरू बात कर दी। हम तो पहले बार बार कह रहे हैं कि खुदा के लिए इस किस्म का प्रोपेगेंडा डील वाला मत करें। ये खुद ही फैलाते हैं, खुद ही बातें करते हैं, खुद ही एस्टेब्लिशमेंट के क्योंकि खुद पैदावार हैं और उन्हीं को शायद ये तसर देते हैं उनके साथ कोई। राना तनवीर साहब, लेकिन सबसे पहले एस्टेब्लिशमेंट को सियासत में आप ही लेकर आए थे और सियासी मुदाखलत का इल्जाम भी लगाया गया था आपकी जानिब से। हमने तो कभी भी नहीं एस्टेब्लिशमेंट को हम लाए, कभी भी आप बताए इस तरह नेकेडली। देखो एक एस्टेब्लिशमेंट जो है वो एक है पाकिस्तान में एक सिलसिला चल रहा है, लेकिन मुझे बताएं जिस तरह 2018 का इलेक्शन हुआ था या 2017 से एक काम शुरू हुआ था, जिस तरह एक डिस्क्वालीफाई किया गया मियां साहब को, मियां नवाज शरीफ साहब को, जिस तरह केसेस बनाया गया, जिस तरह लोगों को ला के इस जमात में शामिल कराया गया, जिस तरह धरना 2014 का हुआ, उसके पीछे जो थे, जो अंपायर की उंगली खड़ी होने थी, उठने वाली थी, वो भी आपके सामने सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये तारीखी जो टाइम है, ये मेरा पाकिस्तान की तारीख में कभी आपने नहीं देखा होगा। तो ये बात करना कि जी एस्टेब्लिशमेंट को हम लाए हैं, एस्टेब्लिशमेंट किसी ना किसी ज़रिए से छोटा मोटा उनका रोल रहता है, लेकिन ये कहना कि इस तरह हुआ जिस तरह 2018 या 2017 से काम शुरू हुआ है, धरना दिया गया 2006 में, फिर 2018 का इलेक्शन जिस तरह हुआ, जिस तरह ये पार्टी उभर के आई सामने लोगों के,
तो बल्दियाती इलेक्शन में तहरीक इंसाफ की शिकस्त के बाद क्या आप ये समझते हैं, आपकी पार्टी ये समझती है कि एस्टेब्लिशमेंट अब गैर जानिबदार हो चुकी है? मौलाना फजलुर रहमान भी इस बात को कह चुके हैं कि एस्टेब्लिशमेंट अब गैर जानिबदार हो चुकी है। नहीं, मैं आपको बताऊं, मैंने तो हमेशा कहा कि एस्टेब्लिशमेंट या कोई भी कुव्वत अगर इस पीटीआई या इमरान खान के साथ खड़ी भी हो तो मैं आपको यकीन से कहता हूं कि इंदा जनरल इलेक्शन में रिजल्ट वही आएगा जो अवाम जिसको मुंतखब करना चाहेंगे, क्योंकि अब अवेयरनेस इतनी आ गई है, इतना शऊर आ गया है लोगों को 2018 के इलेक्शन के बाद बहुत सारी चीजों का पता चल गया है। सदाकत अब्बासी साहब, आप ये बताइएगा, आज DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें उन्होंने बड़ा वाज़े अल्फाज में कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट को इन मामलात में ना घसीटा जाए और कोई डील नहीं हो रही। अब तहरीक इंसाफ अब भी मानती है कि नवाज शरीफ की किसी सियासी डील के तहत वापस आ रहे हैं क्या? जी बहुत शुक्रिया। 3-4 पहलू हैं। एक तो यह है कि नवाज शरीफ पैदावार इस्टेब्लिशमेंट के हैं और इससे पहले भी वो 4-5 दफा डीलें भी ले चुके हैं और NRO भी ले चुके हैं, इसलिए उनके बारे में ये शक का इजहार करना तो बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह हम सुबह उठ के सूरज निकलता है, इस तरह नवाज शरीफ साहब डील करने और डीलों के तो आदी हैं। रही बात ये कि इसका कैसे ये पाकिस्तान, अभी लेटली जो डिस्कशन हुई उसकी बुनियाद मुस्लिम लीग नून के 2 लोग हैं। एक मियां जावेद लतीफ साहब ये कहना शुरू हो गए कि नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, ना सिर्फ वापस आ रहे हैं बल्कि इसी कानून के तहत वो वजीर आजम बन रहे हैं। तो यहाँ से एक बात समझने वाले को आई कि एक आदमी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सजा दे दी है और एक केस में उनको नैब की अदालत ने सजा दे दी है और हाई कोर्ट में उनकी अपील रिजेक्ट हो चुकी है, वो जमानत पे इलाज के लिए गए थे, वो वापस आएंगे तो कैसे उनका सब कुछ खत्म हो जाएगा? उसके बाद दूसरे इनके रहनुमा है सरदार अयाज सादिक साहब, उन्होंने कहा कि जी नवाज शरीफ, ये इंडिया दिया लोगों को, ये इंप्रेशन दिया कि नवाज शरीफ आ भी रहे हैं और पत्नी छा भी रहे। तो यहां से एक बात निकलती है, क्योंकि इससे पहले भी इन्होंने जब NROs लिए उस NROs में इनके केसेस भी माफ हुए और इन्होंने भी जब ये सऊदी अरब भी गए तो ये कहते रहे कि हमारी कोई डील नहीं है, कोई डील नहीं है। बिलाखिर साद हरीरी को आके वो कागज देना पड़ा कि ये डील करके यहां से गए थे। यानी आप कह रहे हैं कोई शक नहीं है, यकीन है, तो फिर आप क्या समझते हैं? एक तरफ तहरीक इंसाफ ये कहती है, हुकूमत आपकी ये कहती है कि एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एक पेज पर हैं, फौज और हुकूमत एक पेज पर हैं, तो आप फिर ये कहना चाह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट दोनों जानिब खेल रही है? नहीं, मैं तो इनकी बात कह रहा हूं जिससे ये डिस्कशन हुई है। मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब के होते हुए किसी भी करप्ट आदमी को डील नहीं मिल सकती, ये तो बात तय है। उसने छोटी करप्शन की है, बड़ी की है, और हमें पता है कि ये डेस्परेट हो रहे हैं। इनका शहबाज साहब की जो केस है जिसमें 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के वाजे सबूत और वाजे बैंकिंग ट्रांजैक्शन इनके मुलाजमों के अकाउंटों में, एक 8-9 हज़ार रुपए का जो मुलाजिम है उसके अकाउंट में 4 अरब रुपए आया हुआ है। इनको पता है कि ये तहरीर दीवार पर लिखी हुई है कि इनको सजा होनी है, लिहाजा ये इस तरह के इंप्रेशन दे के अपने वोटर को, अपने सपोर्टर को अपने साथ इंटैक्ट रख रहे हैं। इनकी पार्टी जो कि टूट रही है, आपस में मरियम साहिबा और शहबाज साहब की लड़ाई है खानदान की, ये उनको इंटैक्ट रखने के लिए ये इंप्रेशन दे रहे हैं कि शायद इनकी कहीं डील हो गई है और ये एकदम से इक़्तिदार में आ रहे हैं। वरना जिस हिसाब से ये अभी राणा साहब कह रहे थे कि 2018 में कोई बेईमानी हुई, भाई हमने 2013 में इतना बड़ा वोट लिया, 2013 से लेके 2018 तक ये पार्टी मैदान अमल में रही और 2 पार्टियों के निजाम को ब्रेक करके इतने बड़े बड़े पाकिस्तान के हर कोने में जलसे करके हमने इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन जीता। और आप एक किसी जगह पे आप किसी इलेक्शन दादली का सबूत नहीं दे सके। ज्यादा केसेस पीटीआई के थे, आपके कम थे। तो इस तरह हारे पे क्या रोना जो है कोई ना सुनेगा। अगर कोई सबूत है तो आप लेके आए किसी एक हल्के में। यानी आप ये कह रहे हैं कि नून लीग ये इंप्रेशन दे रही है कि डील हो गई है, लेकिन ऐसा हकीकत में नहीं है। नहीं, कोई डील इनको ना, इनकी वक़्त ही कोई नहीं है। पाकिस्तान में ये सजा याफ्ता हो चुके हैं। मरियम साहिबा को सजा हो चुकी है, नवाज साहब को हो चुकी है, शहबाज साहब को होने वाली है। तो इनको कौन डील देगा और किस बात पे डील देगा? क्या जो जजेस हैं जिन्होंने सजाएं दी हैं, हम ये समझे खुदा न खास्ता मियां साहब के बकौल कि उनको किसी ने सजा दिलवाई है और कोई और जजेस के पीछे था? ये तो लेकिन सदाकत साहब, अब तो वजीर आजम भी कह रहे हैं कि डील की बातें हो रही हैं। देखना, डील की बातें तो हो रही हैं, ये इंप्रेशन तो दे रहे हैं। ये अपना गिरता हुआ वोट बैंक को संभालने के लिए और अपने जो कारकुन इनको छोड़ के जा रहे हैं उससे उनको बचाने के लिए ये इंप्रेशन दे रहे हैं कि एक दफा फिर एक साद हरीरी आएगा और नवाज शरीफ का कोई ना कोई मुआहदा कर देगा।
तो इमरान खान बार बार कहते हैं कि वो कहते हैं मुझे मौत कबूल है, मैं इनको एनआरओ नहीं दूंगा। वो एनआरओ यही है जिसका ये शोशा छोड़ रहे हैं, और ये सिर्फ अपनी गिरती हुई साख और टूटती हुई पार्टी को बचाने के लिए कर रहे हैं। अदरवाइज ना कोई डील है, ना इनको कोई डील करने देगा। सही है। राना तनवीर साहब, आप ही बता दीजिए, अगर फौज इनकार कर रही है डील से, ऐसी कोई बात नहीं है, तो नून लीग से डील आखिर कर कौन रहा है? तो बीबी मैंने कहा है कि कोई डील, मैं तो कह रहा हूं कि मुसलसल आपके चैनल पे हम 2-3 हफ्तों से बता रहे हैं कि ये जो शोशा छोड़ रहे हैं ये हमारी उस सोच को, उस नजरिए को डैमेज करने के लिए, या ये कि हम कंप्रोमाइज शायद कर गए अपने नजरिए पे, ये क्योंकि ये वीक, बड़े पॉलिटिकली वीक लोग हैं, इनके पास कोई वोट नहीं है। जब ये देखते हैं कि इलेक्शन हम हार गए हैं KPK में बल्दियात का, जब ये देखें ज़िमनी इलेक्शन हम हार गए हैं, तो मैं समझता हूं कि ये समझते हैं कि इनकी हकीकत खुल रही है लोगों के सामने, लिहाजा वो उसको ये कवर करने के लिए ये कहते हैं कि जी देखें ये तो जो वोट को इज्जत दो का नारा है, या ये बात कर रहे हैं, असल में बात तो ये डील की होनी है जो ये डील हो रही है। हम तो बार बार कहते हैं कि हम डील क्यों करेंगे, हमने डील करनी होती तो आज हमारी हुकूमत होती, ये 5 साल भी मियां नवाज शरीफ ही प्राइम मिनिस्टर होते। मुझे तो समझ नहीं आती कि इनके एक फार्मर इंटीरियर वजीर रहे हैं ब्रिगेडियर जावेद शाह, उन्होंने कहा था कि अगर मियां साहब इस नजरिए की बात ना करते तो आज भी वो प्राइम मिनिस्टर होते, उनकी हुकूमत होती। ये तो रिकॉर्ड है उनका इंटरव्यू आप लोगों के चैनलों पे। तो मैं समझता हूं कि ये बात करना एक्चुअली इनका खौफ है, जो ये उस सोच को से डरे हुए हैं, जो मियां नवाज शरीफ साहब का नजरिया है कि लोग उनके साथ है, कौम उनके साथ है, कौम खड़ी है उनके साथ। कौम तो अपने वोट का वो इज्जत चाहती है, वोट तो अपने वोट को सही उस हकीकत में देखना चाहती है कि वोट जिसको देते हैं उसी का निकलता है। तो ये कहना अस्तागत अब्बासी साहब के कहने से तो कुछ नहीं होगा कि 2018 में कुछ नहीं हुआ। मैं ये कहते थे जी हम सारे हल्के खोल देंगे, मैंने इनको असम्बली में टीवी चैनल पे एक हल्का कहा था सारे छोड़े एक ही खोल दें। ठीक, मैं आज भी कहता हूँ NA 119 खोल दें, एक हल्का है तो समझ आ जाएगी कि वहां हुआ क्या है। कमाल करते हैं, इस तरह की बातें ना करें, सारी दुनिया को पता है। अब बल्दियात के इलेक्शन आने वाले हैं, KPK में हो रहे हैं, पंजाब में भी आने वाले, पता चल जाएगा कल खानेवाल में क्या हुआ है। आप बताएं, इनकी गवर्नेंस, लोग तो जोड़ियां ठाठा बददुआएं दे रहे हैं इनको, इनकी गवर्नेंस, इनकी पॉलिसी जो है। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया राना तनवीर साहब। सदाकत अली अब्बासी साहब, एक और मामला भी जेर बहस है फॉरेन फंडिंग केस तहरीक इंसाफ के हवाले से। ये भी कहिएगा कि कई अकाउंट्स की जो बेज़ाब्तियां सामने आई हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से फंडिंग की जांच पड़ताल का खैर मकदम किया है और बजरिया ट्वीट लिखा है कि हमारे अकाउंट्स की जितनी ज्यादा जांच पड़ताल की जाएगी, कौम के लिए उतने हक़ाइक़ की वजाहत सामने आएंगी। इनका मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की फंडिंग पर इलेक्शन कमीशन की इसी तरह की जांच पड़ताल का मुंतज़िर हूं, ये वज़ीर आज़म का कहना था। तो ये बताएगा कि स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट तहरीक इंसाफ की सियासत के लिए कितनी नुकसानदेह साबित हो सकती है? अच्छा, पहली तो ये है कि जो राना साहब ने, मैं बड़े सीनियर सियासतदान हैं, हमारे इज्जतदार भाई हैं, इन्होंने कहा कि ये बड़े जोरों शोर से आ रहे हैं और बड़े मकबूल हैं और हम KPK में हार गए हैं और बड़ी हमारी सियासत फारिग हो गई है। तो मेरा इनसे सवाल है कि जो पार्टी 17 सीटें लेती है वो फारिग हो गई है और जिसकी 2 सीटें मुस्लिम लीग नून की, उसके लिए क्या जुमला बोलेंगे? वो तो इसका मतलब है कब्र में चली गई है। तो बहरहाल ये तो ऐसे ही है, वो कहते हैं दिल के बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। ये तो आपको पता चलेगा कि आप 2018 को तो आप RTS पे रो रहे हैं, 2023 का भी कोई रोना धोना सोच लें, क्योंकि हमें तो नहीं लग रहा कि लोगों को आपकी लीडरशिप की करप्शन के कहानियां जुबान ज़द आम है। अब रही बात ये जो कल स्क्रूटनी कमेटी का जो जजमेंट, जो उसका रिजल्ट सामने आया, वो भी मुस्लिम लीग नून की जो आखिरी उम्मीद थी डूबते को तिनके का सहारा, कि शायद ये को कर करा के किसी तरह इलेक्शन कमीशन में को मिला के तो ये हमारी पार्टी को नुकसान पहुंचाएंगे। तो कल तो अल्लाह के फजल से एक दफा फिर सच साबित हो गया और इमरान खान और PTI फिर सादिक और अमीन साबित हो गए। सदाकत अली अब्बासी साहब, इसी तरह जब पनामा का मामला सामने आया था तो नून लीग का भी यही मौकफ था कि इसमें से निकलना कुछ नहीं है। नहीं, हमारे पे इल्जाम था फॉरेन फंडिंग का, हमारे पे इल्जाम था ममनुआ फंडिंग का। अब बात क्या बनी है कि आपका जो अकाउंट है उस अकाउंट में को 16 करोड़ रुपए के फालतू खर्चे हो गए हैं या वो 2 दफा एंट्री हो गई है,
वो तो एक इरेगुलरिटी हम उनको एक्सप्लेन करेंगे। पीटीआई की फॉरेन फंडिंग का चैप्टर क्लोज हो गया। 53 अकाउंट शो नहीं किए हुए तहरीक इंसाफ ने, सदाकत अली अब्बासी साहब। जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 53 अकाउंट शो नहीं किए, इसकी क्या वजह है? आप तो शफाफियत की बात करते हैं। ये गलत रिपोर्ट है, ये बिल्कुल गलत रिपोर्ट है। टोटल अकाउंट 26 है, जिसमें से 8 अकाउंट ऑपरेशनल हैं, बाकी वो डॉर्मेंट अकाउंट है और वो सारे दे दिए। इलेक्शन कमीशन ने क्लियर कर दिया है और मेन जो केस था वो ममनुआ फंडिंग का, फॉरेन फंडिंग का, वो खत्म हो गया। बाकी जो अकाउंटिंग के हिसाब किताब है ये देते रहेगा। लेकिन देखिएगा जिस दिन मुस्लिम लीग नून का और पीपल्स पार्टी का ये सिक्योरिटी कमेटी अकाउंट खोल दिया, फिर आपको समझ लगेगी कि पीटीआई जिसके 40,000 डोनर्स हैं, पीटीआई जो मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड पार्टी पूरी दुनिया में है, जिसके पेइंग मेंबर्स हैं, ये तो सारे आपको पता है ठेकेदारों पे और उस चीजों पे चलते हैं। इनके इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं और बाद में फायदे उठाते हैं। हमारी तो पार्टी का आज भी जाके देखें, दुनिया के हर मुल्क में पीटीआई का एक चैप्टर है जो पैसे भेजता है और पीटीआई ने अपने तमाम पैसों का जो पाकिस्तान में है उसका हिसाब किताब जमा करा दिया और अल्हम्दुलिल्लाह हम सादिक और अमीन एक बार फिर साबित हो गए। सही है सदाकत अली अब्बासी साहब, ये तो वक्त फैसला करेगा। राना तनवीर साहब, सदाकत अली अब्बासी साहब, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। और इसी मामले पर फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से हम बात करेंगे, इसके कानूनी पहलू क्या है, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात करेंगे फॉरेन फंडिंग केस से मुतालिक इसके कानूनी पहलू क्या हैं। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब ने। कंवर दिलशाद साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपकी नज़र में ये जो फॉरेन फंडिंग केस है ये इतना अहम क्यों है? देखें, फॉरेन फंडिंग केस के बारे में पूरे दलाइल सामने आ चुके हैं। इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी पेश कर दी है। अब उसकी रोशनी में इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान अपना फुल बेंच जो है, जिसके सरबराह चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उसकी समाअत कर रहे हैं। अब 15 दिन की जो है मोहलत दी गई है पीटीआई के वकील शाह खावर के कहने पर। तो इसके बाद ये बाकायदा इसकी डे टू डे हियरिंग हो जाएगी और तमाम दोनों फरकैन को दलाइल सुनने के बाद फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान फैसला करेगा। अगर ये सबूत जो है, जैसे कि आपकी इलेक्शन स्क्रूटनी कमेटी में आ चुके हैं, अगर ये एविडेंस जो है ये मुकम्मल तौर पर साबित हो जाता है कि ये ममनुआ जो है ये फॉरेन फंडिंग की गई है, तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान सेक्शन 204 के तहत ममनुआ फंडिंग को बहक सरकार जब्त कर लेगा। जब वो बाकायदा ममनुआ फंडिंग जब्त हो जाती है, फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास ये इख्तियारात हैं, वो इख्तियारात इस्तेमाल करते हैं नहीं करते ये उनकी सवाबदीद पर है। तो फिर वो सेक्शन 215 के तहत तहरीक इंसाफ का जो सिंबल है बैट जो है वो उसके सिंगल प्लस इंतखाबी निशान जो है वो वापस लिया जा सकता है। यानी सिंबल जो है वो कैंसिल कर दिया करने की ये इख्तियारात इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास है कि जिस पार्टी का फंड ममनुआ फंड जो है वो जब्त हो जाता है तो उस पार्टी का सिंबल भी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान वापस ले सकता है। तो ये तमाम मामला, लेकिन उसके लिए बड़ी अदालती कार्रवाई है, बहुत लंबा चौड़ा उसका प्रोसीजर, कोई आसान काम नहीं है कि एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कर दे और सिंबल वापस ले लें। उसके लिए बाकायदा उस पार्टी को एक नोटिस जाएगा, उनको दलाइल सुने जाएंगे, शौकात नोटिस दिया जाएगा। इसके बाद जाके सिंबल वापस लेने के लिए इलेक्शन कमीशन अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करेगा। फिर इसके बाद इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद फिर उस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाने के मुकम्मल तौर पर आईनी और कानूनी तौर पर रास्ता खुला हुआ है जिस पार्टी के खिलाफ भी फैसला जाए। तो ये एक बड़ा लंबा प्रोसीजर है, लेकिन सियासी तौर पर तहरीक इंसाफ को नुकसान ये पहुंचेगा कि जब उनका ममनुआ फंडिंग जब्त हो जाएगा तो पार्टी की साख कमजोर हो जाएगी। और लेकिन इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात सिर्फ इतने दो ही हैं। किसी पार्टी को इलेक्शन कमीशन कालदम करार नहीं दे सकता, ये इख्तियारात नहीं है, ये वफाकी हुकूमत के इख्तियारात हैं। तो किसी पार्टी को कलदम अगर करार नहीं दिया जा सकता और आप जिस तरह कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की सियासत भी डैमेज हो सकती है, तो क्या वजीर आजम इमरान खान भी नाअहल हो सकते हैं? नहीं, प्राइम मिनिस्टर साहब को कोई असर नहीं पड़ेगा। देखो, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो इंतखाबी तौर पर जो अपना पार्टी के फंड के बारे में जो चार्टर्ड अकाउंटेंट के जरिए जो अपना फंड जमा करवाए गए हैं उस पर दस्तखत की है, उन्होंने अपनी तस्दीक की है, हल्फिया बयान नहीं दिया। जिसको अगर हल्फिया बयान दिया होता तो फिर एक्शन हो सकता था। अब इमरान खान पर कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। लेकिन मैं आपकी वसात से ये कहना चाहता हूँ, शायद प्राइम मिनिस्टर साहब आपकी हमारी आवाज सुन लें। इनके जो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब को अंधेरे में रखा
चार्टर्ड अकाउंटेंट की गलती, चार्टर्ड अकाउंटेंट की अदम दिलचस्पी, चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो है बाकायदा तौर पर उसने इंतहाई लापरवाही का मुजाहरा करके ये कागजात जमा करवाए और दस्तखत भी ऐसे कर दिए और डेट भी नहीं डाली। यानी 5 साल तक उसी चार्टर्ड अकाउंटेंट ने जो रिपोर्ट पेश की इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में 2008 से लेकर 2013 तक वही सेम रिपोर्ट, यानी कोई तब्दीली भी नहीं की। ये सारा जो गलती की गई है, अदम दिलचस्पी की गई है, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट ने की है। तो ये हम आपकी वसात से ये कह सकते हैं कि उसकी अदम दिलचस्पी, लापरवाही की वजह से ये आज ये दिन देखना पड़ रहा है। तहरीक इंसाफ को सही रिपोर्ट नहीं बना सका चार्टर्ड अकाउंटेंट, और सही तरीका जो कानून है इलेक्शन कमीशन का उसके मुताबिक परफॉर्मे नहीं भरे उन्होंने। वो एक लापरवाही में जो है रिपोर्ट पेश कर दी, जो आज जो है तहरीक इंसाफ को इंतहाई 7 साल से तकलीफ भी हो रही है, परेशानियां भी हो रही हैं। कंवर साहब, 3 जुलाई 2018 को स्क्रूटनी कमेटी ने स्टेट बैंक को खत लिखा कि 2009 से 2013 तक फॉरेन फंडिंग की तफसीलात इलेक्शन कमीशन में जमा करवाई जाएं, जिसके बाद 28 अकाउंट्स इलेक्शन कमीशन को दिए गए। तहरीक इंसाफ ने एक पेपर भी इलेक्शन कमीशन में जमा नहीं कराया। तो स्क्रूटनी रिपोर्ट की आपकी नजर में अहमियत क्या है? फिर इसकी बड़ी अहमियत है, दर इतनी बड़ी अहमियत है। 250-300 पेज की रिपोर्ट है और उसमें तमाम दलाइल दे दिए। उन्होंने इतना काम किया है जिसने कि जो उनमें वो भी 256 ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने तहरीक इंसाफ को फंडिंग दी, और वो 256 कंपनियां जो है वो गैर मुल्की कंपनियां हैं। तो जो गैर मुल्की कंपनी तो किसी पार्टी को फंड देने की मजाज ही नहीं रखती, वो तो ममनुआ में आ जाती है। जो हमारा सेक्शन 204 बताता है कि कोई कंपनी, एजेंसी, इंडिविजुअल या कोई कारपोरेट एजेंसी कोई पार्टी को फंड देने का रवादार नहीं है। अब ये 256 ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने फंड दिए हैं, $100, $1000 जितने तरह भी दिए हैं। लेकिन इसके इसी तरह दुबई के हैं, स्विट्जरलैंड के साथ भी आ रहा है, और भी ममालिक हैं जिन्होंने बाकायदा इनको फंडिंग दी है और सारी रिपोर्ट आ चुकी है। अब वो रिपोर्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फुल बेंच, जिसके सरबराह चीफ इलेक्शन कमीशन है, वो इसकी समाअत कर रहे हैं। वो देखेंगे इसमें कहां कहां तक ऐसी ममनुआ फंडिंग हुई है जिससे पर हम एक्शन ले सके। तो ये बड़ा अहम मामला है। दूसरी बात ये भी है कि सारी रिपोर्ट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने दी है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा कि ये 53 जो है ऐसे अकाउंट हैं जिनकी छुपाए गए हैं, 32 करोड़ रुपया जो है वो पोशीदा रखे गए हैं। इसी तरह मुस्लिम कमर्शियल बैंक, यूनाइटेड बैंक, इनके तमाम जो है अकाउंट वो भी छुपाए गए हैं। बाकायदा खैबर जो है अब बैंक, उसका भी नाम लिया है कि यहाँ भी इनके अकाउंट थे, वो भी छुपाए रखे हैं। तो मामला तो बड़ा सीरियस है, पॉलिटिकली भी, इकोनॉमिकली तौर पर भी, और सियासी तौर के साथ साथ कानूनी भी, आईनी भी। ये बड़े बड़े मसाइल हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन के पाकिस्तान के पास लिमिटेड इख्तियारात हैं। वो सिर्फ फॉरेन फंडिंग को इस तरह का इतना आया है वो उसको जब्त कर लेगा। तो अकबर एस बाबर स्क्रूटनी कमेटी पर अदम एतमाद का इजहार भी कर चुके हैं। तो क्या इलेक्शन कमीशन अकबर एस बाबर के तहकीकात, तहफुजात को नोटिस करेगा? जी हाँ, बिल्कुल नोटिस जारी हो चुके हैं ना। बाकायदा देखा, आज 4 जनवरी से बाकायदा समाअत शुरू हुई थी। तो तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं खावर शाह, बड़े अच्छे वकील हैं, वो जज भी रहे हैं हाई कोर्ट के। तो उन्होंने कहा जी हमें इसकी पैरावाई जवाब दे रहे हैं, हमें इसके 15 दिन की मोहलत दे रहे हैं। तो वो इलेक्शन कमीशन ने अच्छी रवादारी रखते हुए 15 दिन की मोहलत दे दी। तो अकबर एस बाबर को भी कहा कि तुम भी इसका पैरावाई जवाब दें। अब दोनों जो है अपने जवाब देंगे। के बाद 15 दिन के बाद जो समाअत होगी तो हमारे इतला के मुताबिक वो डे टू डे हियरिंग होगी और फरवरी के दूसरे हफ्ते तक इसके सामने इलेक्शन कमीशन का फैसला सामने आ जाएगा। इस सारे 15 फरवरी से पहले सारे मामला तय हो जाएंगे। ये इसके बाद डे टू डे हियरिंग होनी है। कोई अल्तवा नहीं होगी, कोई किसी बारे में नहीं रखा जाएगा। लेकिन हमारे जो वज़रा जो हैं वो भी वजीर आजम को गलत रास्ता दिखा रहे हैं। अब ये बता रहे हैं कि जी आपने मुस्लिम लीग का शुरू कर दें, पीपल पार्टी का शुरू कर दें। आपको कहने की क्या जरूरत है? इलेक्शन कमीशन तो खुद उनके खिलाफ इंक्वायरियां कर रहे हैं। स्क्रूटनी कमेटी उनको भी नोटिस दिए हुए हैं। आप अपने हालात को देखें, अपना जवाब दें, दलाइल दें, मुतअद्दिद तरीके जवाब दें, सॉलिड सबूत पेश कर दें कि हमने कोई फॉरेन फंडिंग नहीं दी। तो आप दूसरों के मामले में क्यों इस कदर ज्यादा आवाम को गुमराह कर रहे हैं? तो अपना देखें, आपकी किस हालत में खड़े हैं। आपको स्टेट बैंक ने कह दिया कि आपने हक़ाइक़ छुपाए हैं। अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान चाहे इन हक़ाइक़ छुपाने पर भी एक्शन ले सकता है। वो उसके बाद भी इख्तियारात हैं। हक़ाइक़ छुपाना भी जुर्म है। उसमें बाकायदा पार्टी पर असर अंदाज हो जाएगा हक़ाइक़ छुपाना, जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कहा है। एक तो फॉरेन फंडिंग का आ गया मामला और दूसरा हक़ाइक़ छुपाने। दोनों मुकदमे इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियारात है, वो एक्शन ले सकता है वो। और हक़ाइक़ छुपाना जुर्म है, 3 साल की सजा हो जाती है पार्टी के
मेम्बरान को भी जिन्होंने हक़ाइक़ छुपाए हैं। ये सारी चीजें उसमें है, कानून में है, कानून इन्होंने बनाया है, इलेक्शन एक्ट नहीं कंवर साहब, एक और कानूनी पहलू भी है, इस पर जरा रोशनी डालिएगा। इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है, सुप्रीम कोर्ट या किसी और फोरम पर क्या ये चैलेंज हो सकता है? जब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान अपना फैसला सुना देगा तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये चैलेंज हो सकता है। बाकायदा 30 दिन के अंदर अंदर वो अपना फैसला अपने अपील कर सकते हैं। तो वहां पर अकबर असद बाबर भी जाएगी, तहरीक इंसाफ भी जाएगी, फिर और बाकी सियासी जमातें अगर पार्टी बनना चाहें तो वो भी जा सकती है। तो लेकिन बाकायदा चैलेंज करने के इख्तियारात मुतासरीन को हासिल हैं, वो जिसको चाहें वो जा सकते हैं। शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, और जब ब्रेक से हम वापस आएंगे तो बात करेंगे अफगान उमूर के हवाले से। पाक अफगान बॉर्डर पर बाढ़ मैनेजमेंट के तहत बाढ़ लगाने का मकसद लोगों को तकसीम करना नहीं बल्कि दोनों ममालिक की सरहदों और लोगों को महफूज बनाना है। गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान तालिबान की जानिब से वीडियो सामने आने के बाद पाक फौज की जानिब से यह पहला बयान आज DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा। बॉर्डर मैनेजमेंट के तहत पाक अफगान बैनुल-अक़वामी सरहद पे बाढ़ लगाने का काम तकरीबन 94% मुकम्मल हो चुका है। इसका मकसद लोगों को तकसीम करना नहीं बल्कि उन्हें महफूज बनाना है। इस बाढ़ के लगाने में हमारे शहदा का खून शामिल है। यमन की बाढ़ है, ये मुकम्मल होगी और इंशाल्लाह कायम रहेगी। जबकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक ऐसे वक्त में की गई जब सोशल मीडिया पर अफगान तालिबान की जानिब से बाढ़ उखाड़ने और नुकसान पहुंचाने की वीडियो सामने आई। गुज़श्ता साल अगस्त में काबुल पर तालिबान कब्जे के बाद उम्मीद की जा रही थी कि तालिबान माजी की हुकूमतों के बरखिलाफ पाक अफगान बॉर्डर का एहतराम करेंगे। सबसे पहले मोहम्मद एजेंसी से मुल्हिका कुन्नड़ के इलाके में वीडियो सामने आई जब तालिबान की जानिब से धमकियां दी गई और इसके बाद नमरूज के इलाके में बाढ़ उखाड़ दी गई। इस वक्त दोनों ममालिक के दरमियान हालात कशीदगी की जानिब जा रहे हैं। 2 रोज कबल अफगान वजारत दिफा के तर्जुमान इनायतुल्लाह ने बाढ़ लगाने को गैर कानूनी करार दिया था, जबकि इस वक्त अफगानिस्तान के वजीर दिफा मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला याकूब हैं। DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाढ़ की अहमियत और चेक पोस्ट की तादाद के बारे में भी बताया। सन 2021 में शुमाली वज़ीरिस्तान में एक अहम ऑपरेशन दवातोई किया गया। इसके नतीजे में पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर मुकम्मल रियासती रेट बहाल हुई। ये एक ऐसा इलाका था जहाँ मुश्किल तरीन मौसमी हालात और इनएक्सेसिबल एरियाज दहशत गर्दों को बॉर्डर की दोनों जानिब नकलो हरकत की सहूलत मैसर करते थे। मुश्किल टेरेन और शदीद मौसमी हालात के बायस इस इलाके में फेंसिंग का काम भी शुरू नहीं हो सका था, और जो अब इस ऑपरेशन को मुकम्मल करने के बाद वो फेंसिंग काम भी मुकम्मल हो गया। पाक अफगान सरहद पर पाकिस्तान की 1200 से ज़ायद बॉर्डर पोस्ट हैं, जबकि सरहद के दूसरी जानिब अभी तक सिर्फ 377 पोस्ट कायम हैं। 2600 किलोमीटर तवील पाक अफगान सरहद पर बाढ़ लगाने का मकसद पाक अफगान सरहद से अस्करियत पसंदों की सरहद पार नकलो हरकत रोकने के लिए बाढ़ लगाने का अमल शुरू किया गया था। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वजह से भी अहम थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के इब्तदाई मसला कश्मीर पर बात करते हुए शुरू की गई। आज पूरी दुनिया में मकबूजा जम्मू कश्मीर का यौम हक़ खुद इरादियत मनाया जा रहा है, जबकि अगस्त 2019 से मकबूजा कश्मीर में इंसानी मुहासरा जारी है। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार जाहिद हुसैन साहब ने। जाहिद हुसैन साहब, आप कबायली और तालिबान उमूर के हवाले से गहरी नज़र रखते हैं। अब ये कहिएगा, पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो तालिबान की मदद कर रहा है और तालिबान की जानिब से बाढ़ उखाड़े जाना किस तरह से तालिबान से पाकिस्तान के ताल्लुकात पर असर पड़ेगा? देखिए, ये तो यकीनी तौर पर जो वाक़यात हुए हैं पिछले चंद दिनों में खासी तशवीश की बात है, क्योंकि तालिबान जब हुकूमत में आए थे तो उन्होंने एक चीज़ जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी से वादा किया था कि उनकी जो ज़मीन है वो किसी दहशत पसंद तंजीम के लिए काम नहीं करेगी। तो ऐसा मालूम होता है कि कुछ इलाक़ों में यहाँ पे जो मुख्तलिफ कमांडर हैं तालिबान के, वो उन्होंने अपने तौर पे ये चीज़ें शुरू कर दी हैं, जो कि जिसमें हम देखते हैं कि बाड़ें उखाड़ी गई हैं, वहाँ से दूसरी तरफ से हमले भी हुए हैं पाकिस्तानी अफवाज पे। तो यकीनी बात यह है कि इसमें ये तशवीश की बात तो है यकीनी कि जो है एक तालिबान की तरफ से जो इस किस्म के बयानात आए हैं चंद उनके जो स्पोक्स पर्सन के, तो इस बात की निशानदेही करती है कि जो है वो उस तरह से जो है जो एक सरहद है उसको वो तस्लीम उस तरह से नहीं कर रहे हैं। अब देखना ये है कि क्या ये चंद कमांडर्स का जो है वो था
यानी कार्रवाई थी, या जो है उसमें इस वक्त जो इंटरिम गवर्नमेंट अफगानिस्तान में है तालिबान की, उसकी भी हिमायत हासिल थी। लेकिन ये कि मेरे ख्याल दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात तो हो रहे हैं, लेकिन ये बात तो बहुत वाज़ेह हो जानी चाहिए कि इस किस्म की कार्रवाइयाँ जो हैं वो किसी तौर पे भी दोनों मुल्क के लिए सही नहीं होगी। और पाकिस्तान यकीन तौर पे इस काबिल तो है कि उस चीज़ का जवाब दे सके, लेकिन उसके जो है फिर क्या असरात होंगे वो भी एक देखने की बात होगी। अच्छा जाहिद हुसैन साहब, हमने देखा कि काबुल पर कब्जे के बाद अफगान तालिबान ने पाकिस्तान से ताल्लुकात को बेहतर रखने और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात में भी सहूलतकारी की थी। अब ऐसा क्या तब्दील हो गया है कि तालिबान बाढ़ उखाड़ने लग गए हैं? देखिए, कोई तब्दीली इस तरह से नहीं हुई है, लेकिन ये हकीकत है कि तालिबान में खासे ऐसे लोग मौजूद हैं अफगानिस्तान तालिबान में जो कि इसको पसंद से नहीं देखते हैं, इस किस्म की तकसीम को। इससे पहले भी आपको याद होगा कि पहली हुकूमत जो थी तालिबान की 1990 की दहाई में, तो वो भी एक ड्यूरेंट लाइन को उस तरह से उन्होंने तस्लीम नहीं किया था। और ये कार्रवाई यकीनी तौर पे एक प्रोवोकेशन है, और उसके जो है जो कार्रवाई जिस तरह से हो रही है तो वो उस बात की भी जो है खिलाफ वर्जी करती है जो कि तालिबान ने इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ वादा किया था कि उनकी सरहदें जो है या उनके मुल्क से कोई इस किस्म की दहशतगर्दी की कार्रवाई की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो ये हो सकता है कि कुछ वहाँ पे कुछ ऐसे जो सेक्शन होंगे जो इस किस्म की कार्रवाई करने में मसरूफ होंगे, लेकिन देखना यह है कि क्या उसमें तालिबान की जो इंटरिम हुकूमत इस वक्त काबुल में है, क्या उसकी भी मर्जी शामिल है? तो मेरे ख्याल अगर ये बात है तो मेरे ख्याल इसमें पाकिस्तान के भी है कि उसको एहतजाज करना चाहिए। और देखिए, ये कार्रवाइयाँ आगे चल के इस किस्म की जो है वो काफ़ी जो है नुकसान पहुंचा सकती है खुद अफगान तालिबान को, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि इंटरनेशनली वो उनकी रिकग्निशन नहीं हुई किसी मुल्क ने। और इस वक्त आपने जैसे बात की थी कि पाकिस्तान ने खासे एक लिहाज से कोशिश की है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी उनकी मदद करे, और ये अगर इस किस्म के वाक़यात होंगे तो इसमें कशीदगी पैदा होगी दोनों ममालिक के दरमियान। कशीदगी तो पैदा होगी और साथ ही साथ ये सरहदी खिलाफ वर्जी भी है। जाहिद साहब, हमने माजी में देखा कि अशरफ गनी हो या हामिद करजई, उनकी जानिब से बयानात तो दिए गए मगर इस तरह का कोई इकदाम नहीं किया गया था। अब तालिबान इतने पुरुम्मीद और पुरअज़्म कैसे हैं? नहीं, वही तो बात आ रही है कि देखिए, एक तो सबको ठीक है ड्यूरेंट लाइन को वाज़ेह तौर पे वहाँ पे किसी हुकूमत ने तस्लीम नहीं किया, लेकिन एक डिफेक्टो रिकग्निशन तो मौजूद थी। और ये बाढ़ जो है वो तो पिछले 4-5 साल से लग रही हैं, जबकि वहाँ पे अशरफ गनी की हुकूमत थी। और ऐसी जो आपकी बात बिल्कुल सही है कि उस तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। और ये तालिबान की तरफ से अगर ये कार्रवाई हुई है तो उसमें जो है फिर उससे जाहिर करती है कि उसकी खुद उनकी इंटेंशंस क्या हैं। और ये हम पहले भी कहते रहे थे कि जो है तालिबान की वहाँ पे जिस तरह हुकूमत आई है उसके बाद जो है यहाँ पे इस किस्म के जो अनासिर हैं जो कि तालिबान के साथ, अफगान तालिबान के साथ जिनका एक हद तक ताल्लुक था, तो उनको भी एक इंकरेजमेंट तो मिली है। और यही हम देखते हैं कि टीटीपी जो कि वहाँ इस वक्त सारी की सारी क़यादत उनकी टीटीपी की अफगानिस्तान में है, उनके ज़्यादातर जो लोग अफगानिस्तान से हैं वहीं से कार्रवाई भी कर रहे हैं। तो उसमें यह था कि अगर तालिबान उनको रोकते नहीं हैं या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं तो वो तो फिर ये है कि फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाएगी कि आगे चल के उनको रिकग्नाइज भी कर सकें। जाहिद हुसैन साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कई बार ये बात की है कि इंसानी अलमिया जन्म ले सकता है अफगानिस्तान में। अब तालिबान की जानिब से ऐसे इकदाम किए गए तो फिर क्या पाकिस्तान मदद कर सकेगा दोबारा? नहीं, देखिए, वो तो पाकिस्तान तो वैसे मदद करेगा, ना सिर्फ पाकिस्तान कर रहा है बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी भी जो है ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो वहाँ पे अफगानिस्तान में मौजूद है उस पर तो सबको तशवीश है। और इस वक्त जो है इस वक्त तो किसी मुल्क ने भी उनको तस्लीम नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी जहाँ तक इंसानी हमदर्दी का सवाल है या ह्यूमैनिटेरियन उनको एड की बात है वो तो मिल रही है उनको। और इसी वजह से जो है हालात अभी बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं हुए हैं वहाँ पे, क्योंकि एक वक्त में तो ऐसा लग रहा था कि वहाँ ग़िज़ाई क़िल्लत की वजह से वहाँ सूरत हाल बहुत ख़राब हो सकती है। ये बात थी कि तकरीबन 97% जो है वहाँ की आबादी जो है वो सतह गुर्बत से नीचे है। और फिर वहाँ पे इसी आबादी को पता नहीं है कि उसको अगला खाना कहाँ से मिलेगा, लेकिन सूरत हाल इतनी ख़राब नहीं हुई है। उसकी साफ वजह है कि जो है इमदाद वहाँ पे पहुँची है। और इस वक्त बावजूद के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी के तालिबान के हवाले से, उन्होंने जो है इसको ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट को रोका नहीं है बल्कि अभी तक जारी हैं। तो लेकिन अगर इस किस्म की कार्रवाई करते हैं तालिबान तो उनका नुकसान तो उनको खुद बहुत ज़्यादा पहुँचेगा, क्योंकि पाकिस्तान भी जो है उन ममालिक में शामिल है
बल्कि पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज़्यादा जो है वो कोशिश की जा रही है कि उनको मदद की जाए। तो लेकिन अगर ये कार्रवाई करते हैं तो उसके नुकसान जो है सबसे ज़्यादा जो खुद तालिबान की हुकूमत को पहुँचेगा। जाहिद साहब, तालिबान के पावर में आने से कबल हमने देखा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में रॉ और एनडीएस अफगानिस्तान में बैठकर कार्रवाइयों में मुलव्विस रही है। अब जबकि तालिबान की हुकूमत आ गई है तो क्या हिंदुस्तान का असर और रसूख कम हुआ है? देखिए, हिंदुस्तान का तो अब वो नहीं है वहाँ पे, और ये इस वक्त तो बात साफ है। और खुद तालिबान की जो है की तरफ से जो बयानात हैं तो उसमें तो यही है कि जो है वो टीटीपी की सारी क़यादत जो है वो वहाँ पे उनके ताल्लुकात हैं अफगान तालिबान के साथ, उनके साथ मिलके वो लड़ते भी रहे हैं। लेकिन ये कहना कि जो है वो तो ये जो अब सारा का सारा जो है जिम्मेदारी अब अफगान तालिबान हुकूमत पे आती है कि वो उनके खिलाफ कार्रवाई करें। इस वक्त तो कोई और इस तरह की जो है हिंदुस्तान नहीं है या इंडिया तो वहाँ पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। इनको तो ये जो भी कार्रवाई कर रहे हैं उसमें तो लगता यही है कि अफगान तालिबान की जो हुकूमत है उसकी मदद भी हासिल है उनको। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद हुसैन साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे ओमिक्रॉन के हवाले से। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने पाकिस्तान में खतरे की घंटी बजा दी। गुज़श्ता 24 घंटों में पाकिस्तान में ओमिक्रॉन के फैलाव में खौफनाक हद तक इजाफा देखने में आया है। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में भी ओमिक्रॉन केसेस की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मजीद 27 अफराद में ओमिक्रॉन की तस्दीक हुई है, जिसके बाद इस्लामाबाद में ओमिक्रॉन से मुतासर अफराद की तादाद 141 तक जा पहुंची है। इसी तरह लाहौर में गुज़श्ता 24 घंटों में ओमिक्रॉन से मजीद 20 अफराद मुतासिर हुए हैं, जिसके बाद लाहौर में ओमिक्रॉन केसेस की तादाद बढ़कर 170 तक जा पहुंची है। सूबा पंजाब में मजमूई तौर पर 177 अफराद ओमिक्रॉन का शिकार हो चुके हैं और इनमें तेजी से इजाफा भी देखने में आ रहा है। सबसे खतरनाक सूरत हाल कराची में देखने में आ रही है। महकमे सेहत सिंध ने कराची में मजीद 23 अफराद में ओमिक्रॉन वायरस की तस्दीक की है, जिसके बाद सिंध में ओमिक्रॉन केसेस की तादाद 200 से तजावुज कर गई। कराची में एक दिन में मुस्बत केसेस की शरह 6 से बढ़कर 9% तक जा पहुंची है। सिंध हुकूमत के मुताबिक सूबे में 50% केसेस ओमिक्रॉन के हैं। अगर केसेस बढ़ते रहे तो उससे सख्त फैसले कर सकते हैं। कराची में ओमिक्रॉन का फैलाव सबब कोरोना वैक्सीन है, इज्तनाब बताया जा रहा है। कराची वाहिद शहर है जिसमें कोरोना की वैक्सीनेशन की शरह सबसे कम है। सिर्फ 40% अहल अफराद ने कोरोना वैक्सीन लगाई है। सिंध हुकूमत का दावा है कि सिंध में अब तक 2,97,23,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है। लेकिन महकमे सेहत के ऑफिसर के मुताबिक मुल्क में ओमिक्रॉन की मोहलिक तरीन वबा के फैलाव की बुनियादी वजह कोरोना वैक्सीन न लगवाना है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना केसेस की शरह 1.80% से जायद रही है। इस दौरान 49,173 टेस्ट किए गए, जिनमें से 898 अफराद में वायरस की तस्दीक भी हुई है और इस वक्त तक मुल्क भर में कोरोना केसेस की तादाद बढ़कर 13 लाख तक तजावुज कर चुकी है। कोरोना वबा के दोबारा सर उठा लेने और ओमिक्रॉन से तेजी से इजाफे के बाद नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने सख्त इकदाम लेने का फैसला किया है। इस हवाले से सूबों को वैक्सीनेशन के अमल को तेज करने और मुकर्ररा अहदाफ को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत भी जारी की गई हैं। आलमी इदारा सेहत ने भी खबरदार किया है कि ओमिक्रॉन और डेल्टा किस्म के फैलाव से दुनिया भर में सेहत का निज़ाम और बहरान का शिकार हो सकता है। आलमी इदारा सेहत का कहना है कि डेल्टा और ओमिक्रॉन के मोहलिक तरीन वायरस की वजह से शोबा सेहत को दोहरे खतरात लाहक हैं। मुतासरा अफराद की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा हो सकता है और इसके सबब अस्पतालों में मरीजों की तादाद और अमवात में इजाफा हो सकता है। आलमी इदारा सेहत ने डेल्टा और ओमिक्रॉन के केसेस में तेजी से इजाफे पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि इस खौफनाक इजाफे से मुतासरा अफराद का नया सुनामी आने का अंदेशा है और ये सेहत के निज़ाम को मजीद तबाही से दो चार कर देगा। आलमी इदारा सेहत का यह भी कहना है कि जिन लोगों ने कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाई उनकी जिंदगी को सबसे ज्यादा खतरात लाहक हैं। माहिरीन का कहना है कि इस मोहलिक तरीन वायरस से बचाव के लिए फाइजर, एस्ट्राजेनेका और मॉडर्ना वैक्सीन के बूस्टर शॉट्स काफी मौसर साबित हो सकते हैं। ओमिक्रॉन के पाकिस्तान में बढ़ते हुए फैलाव से बचाव के लिए जरूरी है कि वो शहरी जिन्होंने अब तक कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाई उन्हें पहली फुर्सत में वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। अगर आप अपनी और अपने प्यारों की जिंदगी को महफूज बनाना चाहते हैं तो हुकूमती इक़दामात पर सख्ती से अमल करें और इस मोहलिक तरीन वबा से बचाव के लिए हिफाजती तदाबीर इख्तियार करें।
इसी के साथ ही प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।